हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है विलियन, उसके 5 ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और रिसेंटली 2024 में पूछे भी गए थे। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन 5 सवालों को थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला न्यूमेरिकल होने वाला है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला न्यूमेरिकल मेरा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ठीक है, मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है हमको इसमें। तो भैया देखो, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? KB से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो दिया हुआ हो, जो गिवन हो, उसको पहले लिख लो और जो ज्ञात करना हो उसको लिख लो। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करने वाला है। तो हम लोग उसी तरीके को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो दिया हुआ है सबसे पहले। तो हमको विलेय का, जो विलेय हमारा है ग्लूकोज, तो पहले जान लो विलेय और विलायक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। जो विलेय होता है ना, जैसे कोई पात्र रखा हुआ है, जैसे ये कोई पात्र है, इस तरह से ये कोई पात्र रखा हुआ है। ठीक, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इस तरह से पानी भरा हुआ है और इस पानी को हम लोग बोलेंगे विलायक। मतलब जो पहले से मौजूद हो उस विलयन, उस पात्र में, उसको बोलते हैं विलायक। और इसमें मान लेते हैं हम लोग बालू उठा के डाल दें इस तरह से, या फिर शक्कर डाल दें, कुछ भी डाल लेंगे ऊपर से, अगर कुछ हम डालेंगे तो वो होता है मेरा विलेय। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, मतलब ग्लूकोज को घोला जा रहा है किसमें? पानी में। तो हमारा विलेय कौन हुआ? इसमें ग्लूकोज हुआ। तो इसलिए लिखेंगे विलेय, यानी कि ग्लूकोज का जो भार होगा हमारा वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? वेट उसका 12 ग्राम दिया हुआ है। और ग्लूकोज का अणु भार कितना दिया हुआ है? अणु भार कैसे निकालते हैं हम लोग? अणु भार मतलब कि परमाणु भार। तो सबसे पहले ये अणु भार निकालने के लिए हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H6O12। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा, अणु भार निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? तो देखो, क्वेश्चन में सबके अणु भार दिए हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग। जैसे कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसी को हम यहाँ रख देते हैं। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, यहाँ सॉरी, कार्बन कितना होता है? 12 होता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई कितना दिया हुआ है नीचे? 6, फिर प्लस लगा देंगे बीच में। फिर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर? अणु भार 1, तो 1 लिख के मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 6, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 16, 16 लिख के मल्टीप्लाई लगा देंगे 12। ठीक है, मतलब नीचे जितना दिया होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो इस तरह से अगर इसको हम जोड़ लें तो भैया टोटल निकल के आएगा मेरा 180। ठीक है, तो 180 ग्राम जो होगा वो ग्लूकोज का अणु भार होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल m इक्वल टू 180 ग्राम। तो ये हो गया इसका अणु भार। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे विलायक का भार। विलायक कौन है इसमें? वाटर, पानी में डाला जा रहा है ना ग्लूकोज, तो विलायक मेरा क्या हुआ? पानी। तो पानी का यहाँ पर भार कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा? 100 ग्राम जल में। ठीक है, तो 100 ग्राम जल में, यानी कि जो हमारा विलायक है भैया वो है 100 ग्राम। तो हमें क्वथनांक में उन्नयन सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकालना है इसका कारण आपको हम बताएंगे आगे, क्योंकि हमको यहाँ पर डेल्टा टी भी चाहिए। डेल्टा टी भी हमको क्यों चाहिए तो उसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि डेल्टा टी भी हमें क्यों चाहिए। डेल्टा टी भी भैया क्योंकि मोलर उन्नयन स्थिरांक हमको निकालना है KB। ठीक है, KB निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पर हमको KB चाहिए रहता है। ठीक है, तो सॉरी, डेल्टा टी भी चाहिए रहता है, इसलिए हमको यहाँ पर डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टी भी कैसे निकलेगा? TS माइनस TO। TS मतलब कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब पानी, और TO क्या होता है? ये फिक्स रहता है वाटर का, जो जो होता है क्वथनांक वो फिक्स रहता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर वाटर का। तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें जो इस सॉल्यूशन में जो हमारा जो उन्नयन स्थिरांक है क्वथनांक का, वो हमको मिल जाएगा। तो देखो क्वथनांक यहाँ पर कितना निकल के आया? 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आपको अलग नोट कर लेना है डेल्टा टी बी। अब हम लोग देखते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक जो कि हमको निकालना है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं KB से। फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 इंटू KB, जो हमने आपको बताया भी। ठीक, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा फेरबदल करके KB हमको याद करना है। तो KB आप इधर ही रोक लो, इन सबको कहाँ भेजोगे? इधर। तो देखो कैसे बनेगा फॉर्मूला। डेल्टा टी बी इधर है ही पहले से, उल्टा ये भी आ रहेंगे, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल W
इक्वल टू इधर क्या बचेगा मेरे पास 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू, तो इन दोनों को कहाँ भेज देंगे, इसके नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पर भैया नीचे भेज दो, तो हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। यहाँ पर के बी का फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ चुका है। आपको क्या करना है, डेल्टा टी बी की जगह क्या रख दोगे 34 डिग्री सेल्सियस। स्मॉल एम की जगह आप लोग क्या रखोगे, जो आपको दिया हुआ था वो यहाँ पर ऊपर स्मॉल एम हमारा दिया हुआ था 180 ग्राम, वो रख दोगे आप लोग। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कैपिटल डब्लू मतलब कि हम वाटर का जो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 100 ग्राम, तो वो रख दोगे। मतलब सबकी वैल्यू आप इस तरह से गिवन है आप लोग रख दोगे। तो रखने के बाद टोटल आंसर आपका निकल के आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर मोल। तो मतलब 51 डिग्री सेल्सियस पर मोल इसका आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो हमारा ये पहला न्यूमेरिकल था बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और 2024 में ये पूछा भी गया है। तो इसको आप लोग को एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखनी है कि आप लोग इसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, इस पर हम और दूसरा वीडियो लेके आएंगे जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताएंगे, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कई बार इसको विद्या क्वेश्चन बैंक में या फिर किताबों में इसको देखा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कि घोल जो है वो नीला क्यों हो जाता है, कारण बताना है आप लोग को एग्जाम्पल के सहित। तो इसकी रिएक्शन भी आप लोग को हम बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, देखने में कठिन लगेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो इसका हल देखो क्या होगा। आंसर इसका आप लोग किस तरह से लिखोगे एग्जाम में, सबसे पहले लिखोगे जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का जो प्रत्येक तत्व होता है वो अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें जो क्रम लाइन से रखे होते हैं, ठीक है, जैसे एलिमेंट होते हैं Ag हो गया, कॉपर हो गया और आयरन हो गया आप लोग का, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, इन सब की क्या है एक श्रेणी बनी हुई है। तो श्रेणी बनी हुई है, इसमें करता क्या है कि ऊपर वाला जो तत्व होता है, ठीक है, वो अपने से नीचे वाले तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर देता है। आप लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक छोटा सा कर्मचारी है और एक सबसे ऊंचे स्तर का कर्मचारी, इसको सीईओ बोलते हैं, ठीक है। सीईओ क्या करेगा, मैनेजर को परेशान करेगा, क्योंकि सीईओ से नीचे कौन होता है मैनेजर, और मैनेजर से नीचे कौन होता है कर्मचारी। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो, जो सीईओ होगा वो अपने मैनेजर को परेशान करके मतलब उसकी जगह से उसको हटा देगा। मतलब सीईओ अगर चाहे तो कभी भी मैनेजर को हटा के उसकी जगह किसी और को ला सकता है। तो सेम यही कारण होता है इसमें भी, जो ऊपर बैठे तत्व होते हैं ना वो अपने से नीचे वालों को बहुत छोटा समझते हैं, मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है, उनको ना के बराबर। तो जब चाहे तो उनको वो उन्हीं के विलयन से उनको विस्थापित कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर यही काम कर रहा है भैया हमारा कॉपर, जो क्या कर रहा है Ag को भैया अपनी जगह से हटा दे रहा है। कैसे हटा दे रहा है देखो ध्यान से। तो इसकी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले Cu यानी कि कॉपर जो है वो कॉपर के विलयन में हमने क्या करा, सॉरी AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हमने भैया कॉपर को मिला दिया, यानी कि कॉपर की छड़ जैसे ही डालेंगे वैसे ही क्या होगा देखो Cu2+ ये टूटना शुरू हो जाएगा, Cu2+ + 2NO3। यहाँ से क्या करा देखो Ag को इसने यहाँ से हटा दिया, पहले क्या था AgNO3 था, लेकिन यहाँ से कॉपर ने तोड़ दिया इसको और NO3 कर दिया इधर और Ag कर दिया इधर, अलग अलग कर दिया, इसको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया। समझ में आया क्यों हुआ। Cu2+ जो यहाँ पर ये आयन बना है इसका नाम होता है क्यूप्रिक आयन, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो Cu2+ आयन यानी कि क्यूप्रिक आयन। और यही कारण होता है, यही जो आयन होता है यही कारण होता है भैया कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से जो कॉपर होता है वो सिल्वर को ही विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से आप लोग एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो कि इस विलयन में क्यूप्रिक आयन की उपस्थिति के कारण ही जो होता है वो हमारा घोल नीला पड़ जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी फिनिश हो गया। तो हम लोग अब देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो उसके बाद क्या है, 298 केल्विन ताप पर 0.20 m यानी कि मोलरता, ठीक है, यहाँ पर मोलरता लिखा हुआ है। KCl विलयन की चालकता 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो। मोलर चालकता ज्ञात करना है मतलब हम लोग को यहाँ पर इसका जो कंडक्टिविटी है वो इसकी हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो चालकता जो यहाँ पर हमने जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो दिया हुआ होगा गिवन हो क्वेश्चन में ही उसको छाट के अलग लिख लिया करो, और जो हमको निकालना है उसको भी लिख लिया करो, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हमको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। क्योंकि केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो और हो मैथ, तीनों में ही भैया फॉर्मूले का भंडार है। तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि छाटना उसमें से कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या
निकालना है। तो यहाँ पर जो चालकता है वो मतलब इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। तो चालकता कितनी दी हुई है हमको यहाँ पर 0.25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखो विलयन की चालकता ये दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मोलरता हमको दी हुई है यहाँ पर 0.2 मिलियन वो मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 या फिर 0.20 लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं उसमें, ठीक है। तो 0.2 m यहाँ पर दी हुई है मोलरता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमको क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है भैया हमको मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m हमको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम आप लोग को बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन आप अपने आप कर लेना। फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m। तो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू आपको जो रख देनी जो भी दी हुई है, जैसे कप्पा की वैल्यू यहाँ कितनी हुई है 0.025 इंटू 1000 आपको यहाँ पर कर देना है अपॉन में कैपिटल M यानी कि मोलरता यहाँ पर लिख देनी है 0.20। फिर पॉइंट से पॉइंट आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। फिर 25 को 10 से आप लोग करोगे तो यहाँ पे आएगा 250 अपॉन में कितना रहेगा 2। तो इसको आप लोग काटोगे तो आप लोग का लगभग 125 तक इसका आंसर रहने वाला है। तो यही रहेगी आपकी इसकी मोलर चालकता। तो बाकी जो भी इसमें हो आप लोग देख लीजिएगा अपना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि ऐसी और वीडियो अगर बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए और आप लोग उसको पढ़ के उस वीडियो से अपना नोट्स बना पाओ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, हमको उदाहरण के थ्रू इसको समझाना है। तो कैसे एग्जाम में करोगे देख लो, उसका प्रोसेस क्या है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर हो। ध्यान से देखना, एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती हो, तो वही रिएक्शन हमारी कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये क्या था, ये नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, एक अभिकारक की सांद्रता। तो चलिए हम आप लोग को रिएक्शन के थ्रू समझाते हैं। तो एक रिएक्शन आप लोग को यहाँ पर हम करवाएंगे अमोनियम नाइट्राइड की। तो इसमें क्या करोगे, अमोनियम नाइट्राइड जो होगा उसको आप लोग जब रिएक्शन कराओगे तो देखो N2 अलग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर H2 आप लोग का अलग हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखना एक चीज़, यहाँ पर कितने हैं, अगर यहाँ पर 2 या 3 लगा होता, मान लो 2 लगा होता तो ये द्वितीय कोटि की रिएक्शन थी। यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ कितना होता है 1। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुई प्रथम कोटि की। यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ पर और ये देखो दोनों बराबर हैं, यहाँ पे 1 है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी 1 है। तो यही कह रहा है कि इसमें जो एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलो इसका वेग निकाल के दिखाते हैं आप लोग को क्या है। अभिक्रिया का वेग के जो हमारा कांस्टेंट होता है हमने लिख लिया, NH4NO2 पूरा अभिकारक हमने लिख लिया, और इसका स्टार्टिंग में कितने नंबर दिए हुए हैं 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो इसका वेग है और जो इसकी कोटि है वो 1 रहने वाली है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भैया देखेंगे, 5वां और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ। SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। मतलब SO2Cl2 जो है इसको अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधा खर्च होने में 1 घंटा लगता है। तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, मतलब आधा खर्च होने में मतलब T½ मतलब अपने से आधा खर्च होने में कितना समय लगता है 60 मिनट। तो मिनट को पहले हम सेकंड में चेंज करेंगे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो टोटल हो जाएंगे मेरे पास 3600 सेकेंड्स। उसके बाद हमको क्या निकालना है, क्या कह रहा है, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब वेग स्थिरांक मतलब कि के हमको ज्ञात करना है। जैसे कि अभी हम इससे ऊपर आपको बता के उठे, ये यहाँ पर क्या था, ये अभिक्रिया का वेग निकाल रहा था ना, तो वेग स्थिरांक ही तो था ये कांस्टेंट, तो वही हमको यहाँ पर इस के को ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला होता है भैया, तो देखो प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया है तो इसमें इसलिए इन्होंने पहले बोला है कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो। अगर यहाँ पर शून्य कोटि की बोलते तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज रहता। यहाँ पर बोला है इन्होंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में T½ T½ होता है तो हमें बस कुछ नहीं, सीधे उठा के इसकी वैल्यू है वो रख देनी है। जैसे कि 0.693 हमें दिया हुआ है और T½ हमारा कितना निकला 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड यहाँ रख दो और फाइनली जो मेरा आंसर होगा, आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका वेग स्थिरांक है वो निकल के आएगा 1.925 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है देखने में आप लोग को, उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। हमको लग रहा है ये 5 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन आप लोग का यही था।
तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, जितने आज हमने क्वेश्चन बताए आप लोग को घर में बैठ के फिर से एक इसको लगा के रिवीजन करना है कि आपको समझ में आए कि नहीं। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते रहते हैं और आप लोग अपने नोट्स बनाते रहो। और चैनल पर जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।